सेम प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू करें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। देखिए यहाँ पे जो मैंने लिस्ट आपके साथ में डिस्कस करी थी, ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास में दो ऑपरेटर्स और अवेलेबल होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर, जो कहलाते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू एंड स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब इनकी एक्चुअली में वर्किंग क्या है और सिंबल क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वल टू की बात करते हैं तो इसका सिंबल होता है ट्रिपल इक्वल्स टू का सिंबल। अगर हम यहाँ पे डबल इक्वल्स टू को काम में लेते हैं तो डबल इक्वल्स टू हमारा क्या करता है, वो ये चेक करता है कि जो दो वैल्यूज है वो आपस में बराबर हैं या नहीं, ठीक है, यही इस सिंबल का काम होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू को काम में लिया है दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवाने के लिए, तो ये वैल्यू के साथ साथ में वैल्यूज का टाइप भी कंपेयर करता है। मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर इन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने num2 की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। लास्ट num2 की जो वैल्यू थी दैट वाज 10, अब मैंने उसे अपडेट कर दिया है और उसके अंदर वैल्यू है 20। अब इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले एक मेरा मैसेज है दैट इज स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मैं ऑपरेटर को यूज करके एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रही हूँ और एक्सप्रेशन हम हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर ही स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे num1 ट्रिपल इक्वल्स टू और num2 मैंने मेंशन किया है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो भी दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, या अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे लेते हैं तो जो दो वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन करी, अगर उनमें वैल्यू और यहाँ पे टाइप दोनों अगर सेम है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हम num1 की बात करते हैं तो उसके अंदर 20 एज अ वैल्यू स्टोर है, और num2 की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास पे 20 ही एज अ वैल्यू स्टोर है। तो एक पार्ट तो सही हो गया, आपस में दोनों वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर वैल्यू का ही कंपैरिजन करना है तो डबल इक्वल्स टू भी काम में ले सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ टाइप भी मैच करना है, मतलब दोनों वैल्यू जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो आपस में सेम टाइप की, तो num1 भी इंटीजर टाइप का है और num2 भी इंटीजर टाइप का है। तो सेम टाइप की वैल्यू और सेम वैल्यू अगर हमें ये चेक करना है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू ऑपरेटर को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे इसी का ही जस्ट रिवर्स है हमारे पास में स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। वैल्यू भी सेम नहीं हो और यहाँ पे हमारे पास में टाइप भी सेम नहीं हो, दोनों चीजें सेम नहीं हो, उस केस में हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू यानी कि एक्सक्लेमेशन और डबल इक्वल्स टू को काम में लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू मैसेज, जिसे मैंने कंबाइन करवा दिया है मेरी एक्सप्रेशन के साथ में num1 स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू num2। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू भी सेम है और दोनों का टाइप भी सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर फॉल्स आने वाला है। अब यहाँ पे मैंने चीजें थोड़ी सी और चेंज कर दी, num2 की वैल्यू को मैंने फिर से मॉडिफाई किया है। वैल्यू तो मैंने इसके अंदर 20 ही असाइन करवाई है, लेकिन अब ये इंटीजर फॉर्म में नहीं है, डबल कोट्स के अंदर। मतलब यहाँ पे ये नॉर्मल इंटीजर नहीं बल्कि एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग, यानी कि अब हम जो कंपैरिजन करवाने वाले हैं वो इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्सप्रेशन मेरे पास में है, तो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर ही मेंशन किया है num1 ट्रिपल इक्वल्स टू num2। num1 के अंदर 20 है और num2 के अंदर भी 20 है, तो वैल्यू तो ठीक है आपस में मैच कर रही है, लेकिन क्या num1 का टाइप और num2 का टाइप भी सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। num1 इंटीजर टाइप का है और num2 स्ट्रिंग टाइप का। तो अब यहाँ पे जो ये स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू ऑपरेटर है ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये टाइप और वैल्यू दोनों को मैच करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यहाँ पर वैल्यू मैच नहीं हो, टाइप मैच नहीं हो, उसके लिए स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू, तो num नॉट इक्वल्स टू num। ये हमारे पास में थोड़ा सा एक नया ऑपरेटर है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हम सिर्फ इतना पार्ट अभी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू को मैंने चेक किया था, num2 के अंदर भी मैंने 20 असाइन करवाया है, तो यहाँ पे देखिए तो दोनों वैल्यूज भी मैच कर रही थी और टाइप भी उनका सेम था। फिर नॉट इक्वल्स टू वाला पार्ट चेक किया था, वैल्यू भी सेम थी, टाइप भी सेम था, हमें तो ये चेक करना है कि बराबर नहीं होने चाहिए, तो उस केस में फॉल्स आया। फिर उसके बाद मैंने num2 के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करवा दी, तो जब मैंने कंपैरिजन करवाया स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू को यूज करके तो उसमें फॉल्स आया, वैल्यू मैच कर रही है और टाइप यहाँ पे सेम नहीं। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू 2020 है पर टाइप सेम नहीं, तो इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है, जो डेटा है वो आपस में मैच नहीं कर रहा। तो अगर सिर्फ वैल्यू का कंपैरिजन हमें करना है
तो इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू को हम काम में लगे। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ में टाइप को भी मैच करवाना है तो उसके लिए हम स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू और स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू को काम में ले सकते हैं। That was all about the comparison operators. अब किसी को भी इस वाले पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है? नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स जो है हमारे पास में दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स एग्जैक्टली में बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हमने बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर कवर किया है, सी, सी प्लस प्लस, जावा के अंदर। जब भी हमारे पास में अलग अलग तरीके की कंडीशंस होती हैं और उन सारी कंडीशंस के चेक होने पर हमें कोई फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट करवानी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बोनस प्रोवाइड करवाना है, लेकिन मुझे बोनस सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाना है जिनकी सेल्स 50,000 है और यहाँ पे जिनका एक्सपीरियंस भी 5 ईयर्स से ज्यादा है। तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सेल्स भी होना चाहिए, दोनों कंडीशंस के चेक होने पे बोनस प्रोवाइड होना चाहिए। तो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके अगर हमें एक सिंगल रिजल्ट कंप्यूट करना होता है तो हम उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे सी, सी प्लस प्लस की तरह ही हमारे पास में लॉजिकल के सिंबल्स हैं। डबल एम्परसेंड लॉजिकल एंड के लिए, टाइप सिंबल लॉजिकल और के लिए, और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है लॉजिकल नॉट के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम मेरा कंडीशन से रिलेटेड है। अगर हम अलग अलग तरीके के कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो चीजें कैसे काम करती है। और जो सेकंड पार्ट है प्रोग्राम का, उसमें मैंने कंडीशन नहीं बल्कि सिंपल वैल्यूज को काम में लिया है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया है। टाइप है text/javascript। अब यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा स्टेटमेंट है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगेन एक्सप्रेशन हमारे पास में आ रही है तो एक्सप्रेशन आएगी पैरेंथेसिस के अंदर। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट या जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, इस BR टैग को इग्नोर कर देगा। और ऐसा नहीं करवाना है, हर एक आउटपुट अलग अलग लाइन के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली जो मेरे पास में कंडीशन है दैट इज 2 इक्वल्स 2। अब यहाँ पे 2 2 के बराबर है तो ये वाला पार्ट हमारा 2 हो गया। लेकिन लॉजिकल एंड क्या कहता है? लॉजिकल एंड ये कहता है कि जब सारी कंडीशंस चेक हो जाएंगी, जब सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, तब मैं आंसर ट्रू रिटर्न करूंगा, वरना मैं आंसर फॉल्स रिटर्न करूंगा। तो पहली कंडीशन के ट्रू होने के बाद भी सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हमारी चेक होगी, दैट इज 3 इज ग्रेटर देन 5। अब ये 3 तो 5 से बड़ा नहीं होता है, ये ट्रू है पर ये फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आंसर हमारे पास में फॉल्स ही यहाँ पे आने वाला है। सिमिलरली सेम एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, लेकिन यहाँ पे अब मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर को काम में लिया है। 2 इक्वल्स टू 2 ये ट्रू है, 3 इज ग्रेटर देन 5 ये फॉल्स है। अब लॉजिकल और को फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रू एक फॉल्स है, वो तो ये कहता है दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन आप ट्रू कर दो या फिर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू कर दो, तो उस केस में आंसर ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास में ट्रू है तो इसका आंसर भी हमारे पास में ट्रू ही आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास में है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जिस तरीके की वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे, सिंपली उसका स्टेट रिवर्स करने का काम ये करता है। अगर मैंने ट्रू वैल्यू दी है तो ये उसे फॉल्स बना देगा, और अगर मैंने फॉल्स वैल्यू यानी कि सपोज 0 अगर दिया होता तो ये उसे ट्रू बना देता है। तो ये है हमारे सिंपल प्रोग्राम का पहला पार्ट, जहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके की कंडीशंस फॉर्म करी हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में लिया है। अब सेम टाइप के ऑपरेटर जो है वो हम तब काम में लेंगे जब हम इसके साथ में वर्किंग इंप्लीमेंट करेंगे। मैक्सिमम ऑफ 3 या सेकंड मैक्सिमम या ग्रेटर देन कौन है, तो उस तरीके की सिचुएशन जब हमारे पास में होती है, कंडीशंस होती हैं, तो वहां पर हम इन ऑपरेटर्स को काम में लेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना पार्ट एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट का एग्जीक्यूशन हम बाद में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास में आउटपुट आया है दैट इज फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू थी लेकिन दूसरी फॉल्स थी, तो यहाँ पे फॉल्स आया है। उसके बाद सेकंड और के केस में एक कंडीशन ट्रू थी तो उससे हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है। और लास्ट था हमारे पास में नॉट ऑफ 20, तो ट्रू का स्टेट रिवर्स होगा तो फॉल्स ही हमारे पास में आधा आंसर आएगा। तो ये तो वही वर्किंग है जो हमने अभी तक की बाकी सारी लैंग्वेजेस में कवर की है। आई होप इतने पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है। Now, moving to the second part of the program.
अब ये जो वर्किंग हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये C++ जावा से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन पाइथन में एग्जैक्टली सेम वर्किंग हमने लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट करी। जब भी हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं तो हमारे पास में दो केसेस हो सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंडीशन आपको एक्सप्लेन किया, और एक हमारे पास में सिंपल वैल्यूज आ रही। सिंपल वैल्यूज मतलब मैंने डायरेक्टली डेटा लिख दिया है, कोई कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर काम में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू है दूसरी वैल्यू है और उनके बीच में लॉजिकल ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म करवाए। अब C++ या जावा के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लॉजिकल एंड क्या कहता है, दोनों वैल्यूज अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे केसेस में फॉल्स। तो 10 भी ट्रू है 20 भी ट्रू है तो आंसर हमारे पास में ट्रू आना चाहिए। ये C++ और जावा के अंदर होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में और पाइथन में ऐसा नहीं होता। तो पाइथन में जो रूल्स थे एग्जैक्टली में यहाँ पे भी वही रूल्स है। अगर हम यहाँ पे कंडीशंस नहीं बल्कि सिंपल वैल्यूज को यूज करके लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं आता है। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, उसके लिए आपको सिर्फ इस पहले ऑपरेंड को देखना है। जो स्टेटमेंट्स में बोलने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके की सिंपल वैल्यूज के साथ में अगर लॉजिकल ऑपरेशन है तो सिर्फ हमें इस पहली वैल्यू को चेक करना है। अगर ये पहली वैल्यू हमारी ट्रू होती है मतलब 0 के अलावा कोई और वैल्यू हमारे पास में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो ये आगे की एक्सप्रेशन को चेक करेगा और सेकंड वैल्यू एज अ आंसर हमें रिटर्न कर देगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेगा। अगर पहला ऑपरेंड यहाँ पे हमारे पास में ट्रू है तो ये सेकेंड वैल्यू एज अ आंसर हमें रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी पहली वैल्यू ही फॉल्स हो गई है तो यहाँ पे लॉजिकल एंड आगे चेकिंग नहीं परफॉर्म करता है और 0 ही हमें एज अ आंसर रिटर्न कर देता है। तो अगर ट्रू है तो सेकेंड वैल्यू भी चेक होगी और वो एज आंसर रिटर्न होगी, और अगर पहली वैल्यू ही फॉल्स हो गई है तो ये हमें उससे ही आंसर के तौर पे रिटर्न कर देता है। ये लॉजिकल एंड की वर्किंग है अगर हमने सिंपल वैल्यूज को काम में लिया है तो। अब यहाँ पे लॉजिकल और के साथ में एग्जैक्ट रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर यहाँ पर हमने पहली वैल्यू जो मेंशन करी अगर वो हमारे पास में ट्रू है तो ये एज इट इज उसी को ही रिटर्न कर देता है, ये आगे चेक नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पे पहली वैल्यू फॉल्स है तो ये आगे की एक्सप्रेशन चेक करेगा और नेक्स्ट वैल्यू हमें एज अ आंसर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एंड और जो है बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं। अगर सिंपल वैल्यूज हमने लिखी हैं तो, अगर एक्सप्रेशन आपने लिखा है, कंडीशंस आपने लिखी हैं तो इनकी वर्किंग एग्जैक्टली में वही है जो हमने बाकी सारे लैंग्वेजेस के अंदर कवर करी। तो एक बार मैं इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ। देखिए सेम प्रोग्राम है मेरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, एग्जीक्यूट करके बताया था। तो फर्स्ट आउटपुट तो हमारे वही है जो हमने कंडीशंस लिखी थी। नेक्स्ट आउटपुट देखिए, मैंने लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया था 10 एंड 20। 10 ट्रू है तो ये क्या करेगा, आगे वाली वैल्यू को चेक करेगा और उसे एज आंसर रिटर्न कर देगा, यानी कि 20 हमारे पास में आंसर आएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन था हमारे पास में 0 एंड 20। अब 0 फॉल्स है तो ये आगे चेक ही नहीं करेगा, उसी को ही रिटर्न कर देगा। लॉजिकल एंड के केस, लॉजिकल और में सेम टाइप की वर्किंग मैंने इंप्लीमेंट करी है। लॉजिकल और में अगर पहली वैल्यू ट्रू होती है तो वही रिटर्न हो जाती है, आगे ये चेक नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पे पहली वैल्यू फॉल्स है तो ये आगे का पार्ट चेक करेगा और सेकेंड वैल्यू हमें एज अ आंसर रिटर्न करेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है C++ जावा से वैल्यूज के केस में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने और बड़ी एक्सप्रेशन लिख दी, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 एंड 20 एंड 30। तो हमेशा यहाँ पे बॉडमास वाला कंसेप्ट ही फॉलो होता है और एसोसिएटिविटी वाला कंसेप्ट काम करता है। पहले इतना पार्ट सॉल्व होगा और एक आंसर हमारे पास में जनरेट होके आएगा और फिर उस आंसर को इस बाकी सारी एक्सप्रेशन के साथ में चेक किया जाएगा। तो 10 एंड 20 का आंसर जो है वो मेरे पास में 20 आ रहा है और फिर 20 एंड 30 के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और क्योंकि 20 ट्रू वैल्यू है तो 30 हमें एज अ आंसर रिटर्न होगा। तो जितना ज्यादा आप ऑपरेटर्स का काउंट यहाँ पे इंक्रीज करते जाओगे उतना उतना पार्ट एक एक करके एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप जो स्टेटमेंट्स मैंने बोले हैं सबको समझ में आए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कैटेगरी एज आई सेड यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स की है।
अब बिटवाइज ऑपरेटर्स में यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं, जैसा कि हम बाकी सारे लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट करते आए हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, यहाँ पे भी एग्जैक्टली में वही ऑपरेटर्स है और वर्किंग भी एग्जैक्टली में सेम है। बिटवाइज एंड, और, एक्सऑर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास में ऑपरेटर आ रहा है दैट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास में वो बिट लेवल पे जाके मैनिपुलेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो हमारे पास में ऑलरेडी लॉजिकल की कैटेगरी अवेलेबल है, तो बिटवाइज को हम काम कहाँ पे लेते हैं? देखिए, बिटवाइज जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग में काम में आता है। लो लेवल का मतलब जब हम हार्डवेयर रिलेटेड वर्किंग कुछ इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, या फिर मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम का स्टेट 0 या 1 करना होता है, स्ट्रेट ट्रू या फॉल्स करना होता है, उन तरीके की प्रोग्रामिंग में हम बिटवाइज को काम में लेते हैं। रेगुलर प्रोग्रामिंग में यूजुअली बिटवाइज काम में नहीं आता। तो सबसे पहला जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे चीजें कैसे काम करेगी, हम तो यहाँ पे डेसिमल के अंदर ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, आंसर भी हमें डेसिमल के अंदर ही मिलेगा। तो यहाँ पे चीजें कैसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होती है, कैसे उन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है और कैसे आंसर हमें रिटर्न होता है, ये सारा प्रोसेस इंटरनल है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बाइनरी मेंशन किया हुआ है, तो उसी को ही हम एक एक करके देख रहे हैं। देखिए, बिटवाइज एंड सबसे पहले एक मैसेज मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, जिससे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है एक एक्सप्रेशन के साथ में फॉलोड बाय BR साइन 1 एंड 2। बिटवाइज एंड का जो सिंबल है वो सिंगल एम्परसेंट है यहाँ पे, तो 1 और 2 पे मैं बिटवाइज एंड ऑपरेशन अगर परफॉर्म करूंगी तो सबसे पहला इंटरनल प्रोसेस क्या होगा, 1 का बाइनरी कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो बाइनरी है वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पर। आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है या कुछ और उसका बिट का आर्किटेक्चर। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 8 बिट्स को ही कंसिडर किया है। तो यहाँ पे 1 का बाइनरी जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। आई होप बाइनरी सबको कैलकुलेट करना आता है। जो भी नंबर है उसे हम 2 से डिवाइड करते रहते हैं तब तक जब तक क्लास में हमारे पास में 0 या 1 नहीं आ जाए। बाइनरी उस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे 1 का बाइनरी और 2 का बाइनरी मैंने दोनों मेंशन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि दोनों बिट अगर 1 है तो 1, बाकी सारे केसेस में 0। तो अब हमारे पास में यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है बिट्स का, कहीं पे भी 2 कंटिन्यूस 1 नहीं आ रहे। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 0 1 है और बाकी सारे केसेस में तो 0 0 है हमारे पास में। तो यहाँ पे रिजल्टेंट बिट जो हमारे पास में निकल के आएगी, वहाँ पे कहीं पे भी 1 हमारे पास में नहीं आएगा, सब जगह 0 0 0 0 ही आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 पे बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो आंसर मेरे पास में यहाँ पे 0 आने वाला है। अगर सिमिलर नंबर्स पे मैं यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, अब बिटवाइज और के लिए हमारे पास में एक सिंगल पाइप का जो सिंबल है वो आता है, और यहाँ पे और की जो सिचुएशन है, दोनों में से कोई भी एक बिट ट्रू हो या दोनों बिट ट्रू तो 1 वरना 0। तो यहाँ पे हमारे पास में ये 1 0 है तो ये 1 हो गया, ये 0 1 है तो ये भी 1 हो गया, और बाकी सब जगह 0 0 है तो वहाँ पे 0 0 ही आ गया। अब यहाँ पे जो 1 1 होता है वो 3 का बाइनरी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बिट वाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ 1 और 2 पे तो 3 हमें एज आंसर रिटर्न होगा। सेम कंसेप्ट फॉर एक्सऑर ऑपरेटर एज वेल। अब यहाँ पे एक्सऑर की जो सिंबल है दैट इज कैरेट सिंबल, और इसकी वर्किंग जो है वो कुछ इस तरीके से है। अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बिट्स है, मतलब 0 1 है या 1 0 है, तो 1 1 कंसिडर किया जाता है। अगर सेम टाइप के बिट्स आ जाए 0 0 और 1 1 तो फिर वहां पे 0 आता है। तो 1 0 में भी 1 आएगा और 0 1 में भी 1 आएगा, और बाकी सब जगह सेम बिट्स हैं तो 0 0। तो यहाँ पे एक्सऑर का आंसर भी हमारे पास में 3 ही आने वाला है। तो बिटवाइज और एक्सऑर का आंसर हमेशा सेम आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास में सेम आउटपुट आया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। इसका जो सिंबल है दैट इज टिल्ड सिंबल। अब ये यूनरी ऑपरेटर है हमारे पास में। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है, जितने भी हमारे पास में बिट्स होती है, अगर 1 बिट है तो उसको 0 बना दो, और अगर 0 बिट है तो उसको 1 बना दो। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट बाइनरी कैलकुलेट हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, और 1 से स्टार्ट होने वाले बाइनरी यूजुअली नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी -2। नेक्स्ट जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पे कभी कभी 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ जाता है,
तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन पहले हम यहाँ पे इसका प्रोसेस ही डिस्कस करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट का जो सिंबल होता है वो डबल लेस देन के सिंबल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो दो ऑपरेंड्स हैं, सबसे पहला होता है हमारा वो एक्चुअल नंबर जिसकी शिफ्टिंग हमें इम्प्लीमेंट करनी है, और सेकंड ऑपरेंड जो है वो ये बताता है कि कितने बिट्स की शिफ्टिंग हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैंने यहाँ पे 10 का बाइनरी लिख दिया है, 1010 का बाइनरी होता है, और इसे 8 बिट के अंदर बनाने के लिए मैंने आगे 4 जीरोस ऐड कर दिए। अब यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि हमारी जो बिट्स हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगी। कितनी बिट्स शिफ्ट होंगी वही है हमारा ये सेकंड ऑपरेंड। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो सिर्फ एक बिट लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे एक एक बिट्स आगे मूव करती जाएंगी, तो जो एक्स्ट्रा जीरो है हमारा वो डिस्कार्ड हो जाएगा और राइट साइड में हम एक और जीरो ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट जो बाइनरी निकल के आया है वो हमारा कुछ इस तरीके का है, और ये होता है हमारे पास में 20 का बाइनरी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि हमें यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करवाते रहना है। अब कितनी बार मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना है वो डिपेंड करेगा इस काउंट पर। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे सिर्फ एक बिट की शिफ्टिंग करवानी है, तो हम सिर्फ एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देती लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, यानी कि मुझे 2 बिट्स की शिफ्टिंग करनी है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 होता है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर उस आउटपुट को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40। सिमिलरली मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास में लेफ्ट शिफ्ट 4 बिट्स को करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 बार 2 से वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। कभी कभी 1 मार्क्स के अंदर हमें 2 ऑपरेंड्स दे दिए जाते हैं और बोलते हैं कि आंसर कंप्यूट करो, तो ये इतना लॉन्ग प्रोसेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाओ और आंसर हमारे पास में कैलकुलेट हो जाएगा। ये है लेफ्ट शिफ्ट की वर्किंग। अब इसका जस्ट रिवर्स होता है हमारे पास में राइट शिफ्ट ऑपरेटर। डबल ग्रेटर देन का सिंबल, सेम वही 2 ऑपरेंड्स, कौन से एलिमेंट में शिफ्ट करवाना है और कितना शिफ्ट करवाना है। अब मैंने यहाँ पे 10 को 1 बिट से ही शिफ्ट करवाया है, तो पहले वाले ऑपरेटर के अंदर तो बिट्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही थी, और यहाँ पे जो बिट्स है वो राइट साइड में शिफ्ट होंगी, यानी कि हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। अब ये जो जीरो है ये क्योंकि एक्स्ट्रा है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा और लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा, तो रिजल्टेंट बाइनरी हमारा आएगा ये, जो कि 5 का बाइनरी होता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास में डिवाइड बाय 2। जो भी नंबर है उसे आप 2 से डिवाइड करते रहो। कितनी बार डिवाइड करना है वो डिपेंड करेगा इस नंबर पर। क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार ही 2 से डिवाइड करूंगी, और 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आता है हमारे पास में 5। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 100 और मैंने उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है 3। तो 100 को 3 बार मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार डिवाइड करूंगी 2 से, 100 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 50, फिर 50 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 25, फिर 25 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 12.5। तो लास्ट आंसर हमारे पास में 12.5, या इंटीजर की बात करें तो 12 निकल के आना चाहिए। बिटवाइज हमेशा इंटीजर फॉर्मेट में आंसर देते हैं, तो 12 हमारे पास में आंसर आएगा। तो कितनी बार हमें यहाँ पे डिविजन करना है वो आपको इस नंबर ऑफ बिट्स के शिफ्ट पे ध्यान रखना है, आंसर आपका इजीली विद इन सेकंड्स कैलकुलेट होके आ जाए। तो ये हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे बाकी सारी लैंग्वेजेस में था। तो एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था तो 0 और XOR का आंसर यहाँ पे 3 आया है। उसके बाद बिटवाइज नॉट में -2, लेफ्ट शिफ्ट किया है तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 20, और राइट शिफ्ट किया है। जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे इसे 100 कर दिया था, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास में 10 है। इसे हम पेज को रिफ्रेश करते तो देखिए 10 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया है तो आंसर आया है मेरे पास में 5। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनली कैसे काम होता है। किसी को भी इस पार्ट में कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास में वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। अब असाइनमेंट सेम एज ऑल दी लैंग्वेजेस, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड नेगेटिव असाइनमेंट, सॉरी, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर
सिंपल के केस में यानी कि हमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट का स्टेटमेंट लिखा है num120 एंड num2 इज इक्वल्स टू 10। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम तब काम में लेते हैं जब हमें ऑपरेशन भी सेम वेरिएबल पे परफॉर्म करवाना हो और रिजल्ट भी उसी के अंदर असाइन करवाना हो। अब यूजुअली कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हम कवर करते हैं वहां पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, जैसे मैंने इन 3 स्टेटमेंट्स में लिखा है num1 plus equals to 10, num1 minus equals to 5, num1 multiply equals to 5। लेकिन अगर हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी एज अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम में ले सकते हैं। तो बिटवाइज एंड इक्वल्स टू, बिटवाइज और इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने ये दो ऑपरेटर्स लिखे हैं उसी तरीके से यहाँ पे आप बिटवाइज एक्सॉर इक्वल्स टू, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, बिटवाइज राइट शिफ्ट इक्वल्स टू आपको यहाँ पे काम में ले सकते हो। और इस कैटेगरी के अंदर डिवीजन इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशिएशन इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू, वो सारा भी आप काम में ले सकते हो। तो अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखें तो देखिए सबसे पहले प्लस इक्वल्स टू आया है हमारे पास में, num1 के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज 10, 20 में 10 का इंक्रीमेंट करके उसी में असाइन करवा देना तो हो जाएगा 30। तो पहला आंसर हमारे पास में 30 आया है। फिर उसके बाद है num1 माइनस इक्वल्स टू 5, 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया बिकम्स 25, जो इसके अंदर असाइन करवा दिया और वो प्रिंट हो जाएगा। फिर है num1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5, 30, जस्ट अ सेकंड, आंसर हमारे पास में 25 आया है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर num1 के अंदर असाइन करवा दिया और उसी को प्रिंट करवाया, तो 125। अब यहाँ पे num2 के अंदर 10 है, 10 और 5 के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आंसर num2 के अंदर ही असाइन हो जाएगा। num1 के अंदर लास्ट वैल्यू 125 थी, 125 और 5 के बीच में बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी आंसर आया वो नंबर के अंदर। तो यहाँ पे अरिथमेटिक के साथ साथ बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी हम काम में ले सकते हैं एज अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो हमारे पास में सिर्फ एक कैटेगरी बाकी है, लेकिन वो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। एक बार सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देखना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कल के सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं।